हेलो। 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 आवाज आ रही है मेरी आपको? मैं सुन पा रही हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए स्टार्ट। स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली? एम आई ऑडिबल? या ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कितना एक्सेल अभी आता है, आप क्या क्या चीजें कर लेते हैं एक्सेल पर, उस हिसाब से मुझे बताइए। मैं उसी हिसाब से स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि मेरा इरादा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराने का है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स आते हैं तो मैं स्किप करके आगे से स्टार्ट करा दूंगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कराइए क्योंकि आई एम वेरी न्यू फॉर दिस। चलिए ठीक है। तो पहली क्लास जो होती है ना, वो जनरली बस बेसिक्स की होती है, जिसमें हम लोग सारा की सारी चीजें, एक्सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं और कैसे कैसे हम लोग उसको यूज नहीं करते, वो सब चीजें पता चल जाएंगी इसमें आपको। एक चीज और भी इसके अंदर आपको मैं आपको बताऊंगा। देखिए, होता क्या है, जो हम लोग एक्सेल यूज करते हैं उसके वर्जन होते हैं। वर्जन जैसे 2012 2013 इस तरह से वर्जन होते हैं। जनरली ये हर 3 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक नया वर्जन बनाता है, राइट? हाँ, जैसे कि मैं जब से देखता हुआ आ रहा हूँ, वर्जन ये 1997 से स्टार्ट हुआ था। फिर 1997 के बाद 1995 में आई गेस आया था। सॉरी, 95 में पहले आया था, फिर 97, फिर 2000 में, 2003 में आया। 3 के बाद ये जो है फिर 7 में आया। फिर जो जो अभी यूज कर रहा हूँ 2010 है ये वाला। ये जो एक्सेल मैं यूज कर रहा हूँ ये 2010 एक्सेल है। और उसके बाद 13 में भी आया है एक्सेल। और 19 भी अभी लेटेस्ट चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट एक्सेल चल रहा है वो 2019 चल रहा है। तो 19 जो एक्सेल है ये वाला मैं यूज नहीं कर रहा, और ना ही बिल्कुल पुराना वाला यूज कर रहा हूँ, और ना ही बिल्कुल लेटेस्ट वाला मैं यूज कर रहा हूँ। मिड वर्जन 2010 है। ऐसा क्यों है, उसकी वजह है कुछ कि हम लोग क्यों इस वाले वर्जन पे सीख रहे हैं। देखिए, सीखने के लिए सबसे बेस्ट वर्जन 2010 या फिर 2007, यही दोनों वर्जन सबसे बेस्ट होते हैं सीखने के लिए। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम लोग लाइसेंस जनरली नहीं खरीदते। आपने एक्सेल कभी खरीदा है? नहीं। कभी नहीं खरीदा, राइट? हम लोग जनरली फ्रेंड से मांग लेते हैं, नेहरू प्ले से सीडी मिल जाती है 50 रुपए का, या इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया और वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हम लोग कभी भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते। इसीलिए हमारे लिए तो कोई भी वर्जन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती, राइट? लेकिन इंडस्ट्री वाले, कंपनीज वाले हमेशा एक्सेल को खरीदना पड़ता है उन्हें। वो लोग पायरेटेड वर्जन नहीं चला सकते। अगर माइक्रोसॉफ्ट वालों को पता चल जाए कोई कंपनी पायरेटेड वर्जन चला रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले कई करोड़ों रुपए का उनके ऊपर जुर्माना ठोकते हैं। इसीलिए बेसिकली सभी इंडस्ट्रीज में ओरिजिनल एक्सेल यूज करती है। तो ऑन ऑन एन एवरेज एक एक सिस्टम के लिए अगर आप एक्सेल खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है तकरीबन 10,000 रुपीज। समझ रहे हैं आप? 10,000 रुपीज की कॉस्ट आती है। तो अब सोचिए, अगर आप किसी कंपनी में जाएं और किसी कंपनी में 1,000 कंप्यूटर्स हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक्सेल एक्सेल 1 करोड़ रुपए का हो गया। अब 1 करोड़ रुपए का किसी कंपनी ने एक्सेल खरीदा है, तो वो अगले साल फिर से नया वर्जन आया तो वो कभी भी अपग्रेड नहीं करेंगे, राइट? ओके। वो कभी दोबारा परचेज नहीं करेंगे। एक बार उन्होंने परचेज कर लिया तो बस वही चलाएंगे वो। इसीलिए सबसे ज्यादा वर्जन अभी भी जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं वो 2010 या फिर 2007 ही, क्योंकि सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट की सेल इसी वाले वर्जन की हुई थी। एक तो एक हमारा बेनिफिट ये रहेगा, क्योंकि सारी इंडस्ट्री में ज्यादातर आपको 2010 या 2007 ही मिलेगा अभी काम करने के लिए। इवन के नए वर्जन आ चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग इसी एक्सेल पे काम कराते हैं। एक और वजह है, दूसरी वजह। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, जो भी लेटेस्ट वर्जन हमेशा एक्सेल का आता है। जैसे अभी 2019 सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो ये जो वर्जन है ना 2019, वो सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा और इजी टू यूज होगा।
अगर मतलब कि अगर 2019 पे मैं आपको सिखाता हूँ तो ये तो बहुत आसानी से मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, बिकॉज मैं जल्दी जल्दी आपको समझा पाऊंगा, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स होंगे, बहुत सारी नई चीजें होंगी, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, राइट। पर दिक्कत कब होगी, आपको दिक्कत होगी। मान लीजिए अगर आपने 2019 में सीख लिया तो क्या होगा, अगर कभी वर्जन आपको जो है 2010 या फिर 2007 या फिर 2013 कभी उससे पुराना वाला वर्जन कभी भी आपको काम करने के लिए मिलेगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी उसमें, क्योंकि हमेशा जो है लेटेस्ट वाला वर्जन इजी टू यूज होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। तो इसलिए हम लोग इजी वाले वर्जन पे नहीं सीखेंगे, हम लोग थोड़े डिफिकल्ट 2010 वाले वर्जन पे सीखेंगे। उससे फायदा क्या होगा, 2010 पे फिर काम करने के लिए मिलता है तो उसको तो यूज कर ही पाओगे आप, लेकिन अगर लेटेस्ट वर्जन मिलता है तो और आसानी से यूज कर पाओगे उसको आप, राइट। Okay. हाँ, Uh, this video is recordable? Like, या is it recorded? I'll provide you after like tomorrow or day after tomorrow this recording. Okay. तो easily available है, इस वजह से हम, और थोड़ा complicated है and more things to learn, इस वजह से हम 2010 यूज करेंगे। राइट राइट राइट। अब देखिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक्सेल को स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल अगर ऊपर से स्टार्ट करूं तो मैंने एक्सेल को ओपन किया, देखिए एक्सेल वर्जन 2010 है ये, मैंने स्टार्ट किया इसको। और स्टार्ट करने के बाद अगर मैं ऊपर से आपको इसमें चीजें दिखाऊं तो आप देखेंगे सबसे ऊपर वाली पट्टी होगी यहाँ पर, एक ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी व्हाइट सी, ये पूरी दिखाई दे रही है। इस वाली पट्टी को हम लोग टाइटल बार बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार, टाइटल बार, टाइटल बार। ओके। राइट राइट। तो पहली चीज होती है टाइटल बार, राइट। टाइटल बार, हम लोग टाइटल बार पे हमेशा दो चीजें लिखी हुई आती हैं, एक तो लिखा हुआ आता है फाइल का नाम, एक लिखा हुआ आता है सॉफ्टवेयर का नाम। किसी भी आप सॉफ्टवेयर में खोल ले, जैसे इस वाले सॉफ्टवेयर में भी अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है फाइल का नाम, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर लेट्स सपोज मैं कुछ और ओपन कर लूँ, एग्जाम्पल कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो है फाइल तो नहीं होती इसके अंदर, सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है कैलकुलेटर। कुछ भी ओपन करूँ मैं तो टाइटल बार में हमेशा आपको दो चीजें मिलेंगी, फाइल नेम एंड द सॉफ्टवेयर नेम जिसको आप यूज कर रहे हो। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, दीज आर कॉल्ड टैब्स। क्या कहते हैं हम लोग उसे, टैब बोलते हैं हम लोग इसे, टीएबी टैब। पहले पुराने वाले वर्जन्स में जो 2003 या उससे पुराने वाले वर्जन्स होते थे उसमें टैब्स नहीं होते थे, उसमें मेन मेन्यूज होते थे। मेन मेन्यूज कैसे होते थे उसमें, ऐसे होते थे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि नोट पैड में होते हैं आजकल, और आप इस पे क्लिक करते थे, फाइल एडिट इस तरह से होता था, उस पर क्लिक करते थे, ये लंबी लंबी लिस्ट खुलती थी, उसमें से हम लोग कुछ चीजें चूज करके यूज करते थे। लेकिन अब ये सब कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, अब जो नए नए जितने भी सॉफ्टवेयर है सब में क्या लिखा, क्या आता है, टैब्स आते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, दीज आर कॉल्ड टैब्स। टैब्स क्या, किसी भी टैब पे मैं क्लिक करूं, जैसे मैंने टैब पे क्लिक किया तो ये पूरी पट्टी जो आपको खुली हुई है यहाँ से यहाँ तक, हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। Okay, fine. These all coming in home tab, right? या Like paste, cut, copy, format, printer. These या all in home. यस, इंसर्ट पर आपको टेबल, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स मिल जाएगा, एंड इस पे आपका लाइक पेज लेआउट पे आपको Layout. पेज सेटअप वगैरह इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। तो दीज Okay. आर टैब्स। टैब्स के अंदर रिबन्स होते हैं, रिबन के अंदर भी कुछ चीजें होती है, जैसे एक बॉक्स आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, ये बॉक्स, ये Hmm. इसको इसको बोलते हैं हम लोग फॉन्ट, इसको बोलते हैं ग्रुप। This called a group, this box called a group, and this group name is font, and this group name is alignment, this group name is number, and insert पे let's suppose this group name is illustration and this group name is chart। ठीक है ना, तो ये चीज होती है, इस तरह से हम लोग मतलब बेसिकली इसको बोलते हैं। टैब पे क्लिक करेंगे तो रिबन खुलेगा, रिबन के अंदर ग्रुप्स होंगे। इससे फायदा ये होता है कि आपको ना माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बहुत इजी इजी बना दिया याद रखने के लिए। आपको लेट्स सपोज कोई चार्ट बनाना है तो आप चार्ट सारे में ढूंढेंगे, यहाँ पर जाऊं, यहाँ पर जाऊं बस, लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चार्ट में तो बहुत सारी हजारों कमांड्स होती हैं, तो आपको बस इतना याद रखना चार्ट कौन से ग्रुप में है, बेसिकली टैब में है तो इंसर्ट टैब में मिलेगा आपको चार्ट्स, राइट। ऐसे आपको चार्ट टीरा टैब, इसके अंदर पूरे के पूरी ये ग्रुप है, इसका चार्ट ग्रुप है, और इसके अंदर चार्ट से रिलेटेड सारी की सारी कमांड्स है, राइट। इस तरह से होता है। तो ये हो गया टाइटल बार, हो गया टैब, हो गया रिबन, हो गया, और उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं। उसके नीचे अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर से, जहां पर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये जो आपको A5 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर से, इसमें अपना कर्सर ले जाएंगे तो बताएगा भी ये, दिस कॉल्ड नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, नेम बॉक्स। हाँ, तो ये से कहते हैं नेम बॉक्स। ये नेम जो क्या नेम लिखा हुआ आ रहा है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा।
और ये वाला जहाँ पे एफ लिखा हुआ है, ये वाली लंबी जो पट्टी है, दिस कॉल्ड फॉर्मूला बार। यहाँ पर जाओगे तो बताएगा, देखिए दिस कॉल्ड फॉर्मूला बार, राइट। तो ये फॉर्मूला बार कहलाता है। उसके बाद अब हम लोग नीचे आ जाए तो ये जो आपको ये ए बी सी डी दिखाई दे रहे हैं, दिस कॉल्ड कॉलम्स एंड दिस कॉल्ड रॉज। सिंपल है, बिल्कुल ये पता ही होगा आपको, कॉलम और रॉ कहलाता है ये। और जो बॉक्सेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड सेल्स, राइट। और जनरली ये सब चीजें तो, ये वाली चीजें तो हमें पता ही होती है कि ये कॉलम होता है, ये रॉ होता है, ये बॉक्सेस में सेल्स होते हैं। लेकिन हमें जो चीजें नहीं पता होती जनरली, वो मैं आपको बताता हूँ, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछी भी जाती हैं। क्योंकि अब सपोज आप एक महीने में आप जो है एक्सेल सीख लोगे और काफी अच्छे से एक्सेल आपको आ जाएगा। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो मे बी क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मेनी रॉज एंड कॉलम्स आर देयर इन एक्सेल, एक्सेल में कितने रॉ एंड कॉलम्स होते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर से, तो मैक्सिमम रॉस कितनी होती है, वो अभी कितनी दिख रही है, 26। मैं स्क्रॉल करूंगा, नीचे जाता जाऊंगा, 300, 400, 5, 7, 1100, 1200, लेकिन आखिर टोटल कितनी है, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, ये आती ही जाएंगी। लेकिन आखिर टोटल कितनी है ये, उसको देखने के लिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। क्या पकड़ेंगे हम लोग, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। देखिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो से जैसे पकड़ूंगा मैं, ये बिल्कुल लास्ट में मुझे ले जाएगा। टोटल रॉ इज 10,48,576, 10,48,576 टोटल रॉज होती है एक शीट के अंदर। और शीट आप कितनी भी बना सकते हो, जैसे 3 है, आप एक और यहाँ पे क्लिक करेंगे, 4 क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। अगर आपको ऊपर जाना है तो सेम वही कंट्रोल शिफ्ट आप पकड़ेंगे, आप सीधा तो ऊपर पहुंच जाएंगे। आप यहाँ से देखिए, कंट्रोल शिफ्ट आप पकड़ेंगे तो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पर से पहुंच चुके हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसी तरह अगर आपको कॉलम देखना है तो कॉलम भी देख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट करेंगे आप, देखिए यहाँ पे एक्स एफ डी तक टोटल कॉलम होता है। एक्स एफ डी मतलब ये ए बी सी डी के बाद ए स्टार्ट हो जाता है, फिर बी बी, इस तरह से सीरीज चलती है, और एक्स एफ डी तक टोटल कॉलम्स होते हैं। तो ये तो मैंने इसके बारे में बताया आपको। और यहाँ पर बता देता हूँ मैं, टोटल रॉज होते हैं 10,48,576, एंड कॉलम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, कॉलम होते हैं 16,384। अब आप सोचेंगे मैंने कैसे गिना, वो तो एक्स एफ डी तक है वहां पर, इसको गिना जा सकता है, ठीक है ना। कैसे गिना जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी भी कॉलम पे ऐसे क्लिक करेंगे तो इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए अगर आप यहाँ पे क्लिक करके क्लिक को प्रेस करके रखें तो आप यहाँ पे नेम बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ आएगा। अभी तो G1 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर से, बट जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1C, राइट, 1C। और यहाँ पे से क्लिक करो तो अब क्या लिखा हुआ आ रहा है वहां पर, 1R। 1C मीन्स 1 कॉलम, यू हैव सिलेक्टेड 1 कॉलम। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज 1R, 1 रॉ, राइट। लेकिन जिस तरह यहाँ पे क्लिक करने से पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है और यहाँ पे क्लिक करने से पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाती है, इसी तरह से इस कॉर्नर पे जो बटन है ना, इस पे क्लिक करने से पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर क्लिक को प्रेस करके रखूंगा, देखिए क्या बताएगा, 10,48,576 rows into 16,384 columns, right? 10,48,576 and 16,000 into जो है इतने कॉलम्स होते हैं, राइट। पूरा क्योंकि इसने सेलेक्ट कर लिया इसने यहाँ पे से। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कितने कॉलम्स होते हैं, कितने रॉज होते हैं। बाकी एस एफ डी तक आपने देख ही लिया है, राइट। और तो ये मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया मैंने सारा का सारा। नीचे अगर आप जाएंगे जहां पर रेडी लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे से, जो रेडी लिखा हुआ है ना यहाँ पर से, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार, सॉरी स्टेटस बार। स्टेटस बार, राइट। स्टेटस बार क्यों लिखा हुआ, क्योंकि एक्सेल में जो भी आप काम करेंगे, जैसे अभी स्टेटस क्या लिखा हुआ आ रहा है, रेडी लिखा हुआ आ रहा है, राइट। रेडी का मतलब यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल एक्सेल अभी काम करने के लिए कोई रेडी है। अगर आप कुछ भी करेंगे तो कैलकुलेशन ये करेगा। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहां पर आपको स्टेटस बार में आपको दिखाई दे जाया करेगा कि भाई अभी ये प्रॉब्लम है, इसलिए स्टेटस बार कहते हैं। ये जो जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने, टाइटल बार, टैब, रिबन, ग्रुप, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, जो हर चीजों का नाम बताया है मैंने, ये जो है बेसिकली ये मैंने इसलिए भी बताया कि देखिए क्या होता है कि प्रोफेशनली आपको हर एक चीज का नाम पता होना चाहिए, किसी भी चीज का। जैसे कि आप एक्सेल सीखने जा रहे हैं, आपको हर एक लाइक
हर एक बॉक्स को, हर एक टूल को क्या बोलते हैं हम लोग, वो जरूरी है इसलिए, क्योंकि देखिए ये इसकी ये आपको जरूरत जब जब पड़ेगी, जब आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे या कोई ब्लॉग पढ़ रहे होंगे या इंटरनेट पे कुछ सर्च किया आपने, तो प्रोफेशनल लोग जो बात करते हैं ना, वो ये नहीं कहेंगे, अगर आपको लेट्स सपोज वो आपको बताएंगे कि आप नीचे जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई नीचे जाओ कॉर्नर में राइट में, और राइट में जाके एक बॉक्स मिलेगा छोटा सा, उस पर जाके क्लिक कर देना, राइट। वो लोग तो बोलेंगे स्टेटस बार पे क्लिक कीजिए। तो अब आपको पता होना चाहिए स्टेटस बार क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, या फिर जो है फॉर्मूला बार क्या होता है, या फिर नेम बॉक्स क्या होता है, या होम टैब क्या होता है, या डेटा टैब क्या होता है, राइट। इसलिए मैंने आपको ये प्रोफेशनली हर एक चीज बता दी कि किस किस चीज को प्रोफेशनली क्या क्या बोला जाता है। सो ये मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया शीट का नाम में। ये फाइल जो है मैं आपको सेंड करूंगा क्लास के बाद, ठीक है ना। तो इसमें आपको हर एक चीज मिल भी जाएगी, आपको क्या क्या पढ़ाया मैंने। बाकी आपको एक बार रिपीट जरूर करना है इसको, कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो से भी रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ भी सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर से। ये हमारा जो हो गया इंट्रो वाली क्लास हो गई, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया सारा का सारा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब मैं नई चीज बताने वाला हूँ इसमें आपको, जिसमें मैं आपको एक नया टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगिंग, राइट। क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग। अब ड्रैगिंग देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे मैं आपको एक टास्क देता हूँ और आपसे क्या बोलता हूँ, मैं 1 से लेके आपको 100 तक लिखना है, क्या करना है आपको? 1 से लेके 100, तो आप क्या करेंगे बताइए? टाइप करेंगे बैठ के? या फिर सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ देखिए, अगर आपको ड्रैगिंग नहीं आती तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा 1 2 टाइप 3 करना 4 पड़ेगा। 5, राइट। सिलेक्शन करेंगे तो कैसे? सिलेक्शन नहीं होता, वो ड्रैगिंग होता है। इसके अंदर एक फीचर होता है ड्रैगिंग। अब वो ड्रैगिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो आप सेल देख रहे हैं, सॉरी, ये जो आप सेल देख रहे हैं ना, ये किसी भी सेल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सेल सेलेक्ट हो जाता है, राइट। किसी भी सेल पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये कॉर्नर पे एक छोटा सा जो है बॉटम कॉर्नर पे ये एक पॉइंट मिलता है, समझ रहे हैं आप? जब इस पॉइंट पे अपना कर्सर लेके जाएंगे आप, तो ये प्लस का साइन बन जाता है, बन गया ना प्लस का साइन। तो जब ये प्लस का साइन बन गया तब उसको पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे हम लोग इधर से इधर या फिर इधर, तो तब वो ड्रैगिंग कहलाएगा। और अगर हम लोग बीच में ही क्लिक करें उस तरह खींचे तो क्या कहलाएगा? सिलेक्शन। अगर मैं किसी की सेल के बीच में से क्लिक करूं, सिंपली ड्रैग कर लूं, तो ये क्या कहलाएगा? सिलेक्शन। लेकिन अगर मैं किसी भी सेल के पॉइंट से ऐसे क्लिक करूं यहाँ से, और यहाँ से ऐसे पकड़ू और खींचू, इस साइड खींचेगा वो या फिर इस साइड जाएगा वो, तो ये क्या कहलाएगा? ड्रैगिंग, राइट। अब इससे क्या होता है, जैसे अगर मैंने आपसे 1 से लेकर 100 तक लिखने के लिए बोला गया, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल पर जाएंगे, और पहले सेल पर जाने के बाद आप या तो अगर बीच में क्लिक करूंगा, इस तरह सेलेक्ट करूंगा तो कुछ नहीं होगा, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होकर हम लोग क्या करते हैं आगे चल के बताऊंगा, जैसे कलर करना, बॉर्डर लगाना, इस तरह का काम हम लोग करते हैं। वो तो हमें करना नहीं है। हमें तो क्या बोला गया, हमें ड्रैग करना, मतलब आपको 1 से लेकर 100 तक लिखना है। तो हम लोग बीच में ना क्लिक करके इस कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पर से क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है ना, यहाँ पर से, यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह खींचेंगे, और खींचते देखिए हर जगह यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे से 1 1 1 1 1 1 आ गया। लेकिन मुझे तो 1 1 नहीं चाहिए था, मुझे तो क्या चाहिए था? 1 2 3 4 चाहिए था, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं 1 के नीचे 2 लिख दूंगा। 1 तो लिख ही दिया मैंने, 2 लिख दिया। 2 को भी अगर मैं ड्रैग करूंगा तो क्या आ जाएगा हर जगह? 2 2 2 आ जाएगा। मुझे वो भी नहीं चाहिए, है ना। मुझे 2 2 2 2 नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे तो क्या चाहिए? 1 2 3 4 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा। जब आप कई सारे सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उनका भी एक पॉइंट बनता है। देखिए इन सारे सेल्स का एक पॉइंट ये बना है। तो मैं इन दोनों को अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इन दोनों का पॉइंट क्या बना? ये। अगर मैं आपको इसको पकड़ता हूँ और खींचता हूँ, देखिए ये नंबर्स यहाँ पर लिखे जाने लगे 10 11 12। जैसे छोड़ूंगा मैं, वहीं तक वो फिल होकर आ जाएंगे। तो आप सेकंडों में आप 1 से लेके 100 तक या 1000 तक आप इसके अंदर लिख सकते हैं बहुत ही इजीली। कैसे करना है देखिए, पहले 1 लिखना है, नीचे 2 लिखना है। मतलब आपको एक डिफरेंस बताना है आपको कंप्यूटर को बताने के लिए कंप्यूटर को कि हमने मुझे क्या लिखना चाहता है। तो हमने 1 2 3 1 2 लिखा है, दोनों को सेलेक्ट किया, वो समझ गया मुझे 1 2 3 4 लिखना आ गया। बस यहाँ से पकड़ना है आपको और खींचते रहना है, बस ट्रैक करते रहना है। आप देखिए यहाँ पे 60 70 90 जहां तक भी आपको लाइक आपको 100 तक लिखना था, आपने यहाँ पे 100 तक लाके छोड़ दिया। इसने उस फौरन। पॉइंट से लेके 100 के पॉइंट तक हमें मतलब पकड़े रहना है वो बॉक्स। हाँ एग्जैक्टली, आप खींचते रहे नीचे, वो खींचता रहेगा।
समझ आया? और इसी तरह अगर आप यहाँ पर चाहें तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, जरूरी नहीं कि 1 2 लिखूं, मैं 2 लिख दूं और 4 लिख दूं, तो अब क्या होगा, उसे कंप्यूटर को पता चल गया कि आपको क्या चाहिए, 2 का डिफरेंस चाहिए आपको। डिफरेंस चाहिए। एग्जैक्टली दोनों को यहाँ से खींचूंगा, यहाँ से पकड़ूंगा मैं, इस तरह से खींच लूंगा और देखिए 2 4 6 8 10 11 12 इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा फॉर्म। इस तरह 10 20 1000 2000 1 लाख 2 लाख कुछ भी डिफरेंस डाल दो, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ जाएगा। इवन कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 और यहाँ पे क्या लिख दूं 1.5, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर से भाई? 0.5। 0.5 का डिफरेंस आ जाएगा। इसी वे में वो इंक्रीज करता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। इसी के अंदर एक चीज और भी होती है, उस ये जो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी अभी, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ड्रैगिंग। इसके अंदर एक चीज और होती है, टेक्स्ट ड्रैगिंग। क्या होती है? टेक्स्ट एक्स्ट्रा। ड्रैगिंग, राइट। उसमें कुछ चीजें आप इसके अंदर ऑलरेडी फीड की गई हैं एक्सेल के अंदर, जो हमें मोस्ट कॉमनली यूज करनी पड़ती है। जैसे क्या, जैसे आपको बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करना पड़ेगा डेज का नेम। जैसे आप कोई भी किसी कंपनी में काम करेंगे तो रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे आप कभी भी, तो आपको डेज के नेम कॉमनली लिखने पड़ेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। या फिर मंथ के नेम आपको बहुत कॉमनली लिखने पड़ेंगे, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा उसको बैठ के, जनवरी फरवरी टाइप करेंगे आप बैठ के, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप फर्स्ट नेम लिखें जो जहां से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे जनवरी से ही तो जनवरी लिखते हैं आप यहाँ पे से, जनवरी लिखें बस एक बार। इसमें तो 2 बार डिफरेंस बताना पड़ता था, इसमें कुछ नहीं, बस जनवरी लिखेंगे आप यहाँ से और यहाँ पॉइंट से पकड़ेंगे इसको और इस तरह खींच देंगे, देखिए वो आगे लिखा हुआ फौरन इजीली आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर जाने के बाद जनवरी के बाद इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एब्रीविएशन में भी चलता है ये। जैसे मैंने फैब लिख दिया और यहाँ से पकड़ा और खींचा और देखिए वहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे से फरवरी 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 मार्च अप्रैल इस तरह से आ जाएगा, फौरन आ जाएगा। मतलब एब्रीविएशन में भी काम करता है। इसी तरह संडे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे से, संडे मैंने फुल फॉर्म में लिखा है तो आप यहाँ पे से फुल फॉर्म में आएगा। एब्रीविएशन में लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे SUN सन लिख दिया आप यहाँ पे से और यहाँ से एंटर कर देंगे। यहाँ से पकड़ा मैंने इसको यहाँ पर से और यहाँ से पकड़ के ट्रैक कर दिया मैंने। ठीक है ना, तो इस तरह से आ जाएगा फौरन। तो इस तरह से आप जो है मतलब कैरेक्टर्स में भी ड्रैगिंग कर सकते हैं। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट आपने फर्स्ट लिखा और ये अपने आप ही देखिए इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें बस ये 2 2 वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है नंबर्स की तरह, बस एक वर्ड में आगे बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी आपको, सपोज आपसे बोला कि आपको फरवरी 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 लिखना पूरे में, या फिर संडे संडे लिखना है, तब आप क्या करेंगे? आप तो संडे लिखेंगे, अगर मैंने संडे लिखा और इसको ड्रैग किया तो आगे बढ़ जाएगा वो तो, क्योंकि एक बार में ड्रैग हो जाता है। तब आप 2 बार लिखेंगे, फिर इसमें तब आप क्या करेंगे, 2 बार जाके यहाँ पे क्या लिखेंगे, संडे लिखेंगे, दोनों को पकड़ेंगे खींचेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा आपको आगे नहीं बढ़ना चाहते आप संडे संडे ही लिखना चाहते हैं। 2 बार। ओके। जी जी जी, उससे क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, मुझे बात करनी पड़ेगी ना। हेलो, ये हाँ, हेलो। ओके। सो ये मैंने क्या बताया आपको, कौन सा टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको? ड्रैगिंग पढ़ाया, इसको बोलते हैं ड्रैगिंग, ड्रैग करना, खींचना पकड़ के, ड्रैगिंग। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, नेक्स्ट हमने ड्रैगिंग पढ़ा। नेक्स्ट अभी एक और टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, फॉर्मूलाज के बारे में। फॉर्मूलाज तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब आपका जो है ना, आधा आधा कोर्स फॉर्मूलाज ही कवर करता है। लेकिन वो फॉर्मूलाज मैं अभी नहीं पढ़ा रहा आपको, बस बता रहा हूँ कि फॉर्मूलाज एक्सेल में कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। अच्छा, आप देखिए, बस मुझे 2 मिनट देंगे पॉज प्लीज। हाँ श्योर 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 श्योर।
Hello? Hello? हेलो। Yes, I'm at. तो हम लोग बात करते हैं फॉर्मूलाज की। जी। तो देखिए फॉर्मूलाज क्या होता है बेसिकली। फॉर्मूलाज बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक्सेल के अंदर सेल्स जितनी भी सेल्स होती हैं, अब जी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 10 लाख मल्टीप्लाई 16,000, तो कई अरब सेल्स होती हैं इसके अंदर। हर सेल का एक डिफरेंट एड्रेस होता है, बहुत सिंपल सा एड्रेस होता है। अगर आप ये सेल पे क्लिक करेंगे तो इसका एड्रेस क्या होता है, A1। क्यों होता है A1? बिकॉज A इज कॉलम और उसकी 1 रो है, तो उसका कॉम्बिनेशन होकर जो एड्रेस बनता है A1 बनता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर दिखाई देगा D8, राइट। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, G15 दिख रहा है ना आपको यहाँ पर से। जी। तो ये एड्रेस होता है हर सेल का, कितने भी सेल आप कहीं कहीं पर भी चले जाएं, हर सेल का एड्रेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इसका I464, देखिए इसका एड्रेस है I464, तो ये एड्रेस होता है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर इस एड्रेस पे, इसका एड्रेस क्या है E1। E1 में मैंने कुछ लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया 50, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H1 लिखा हुआ है, राइट है ना। H1 में मैंने लिख दिया यहाँ पर से 90, और मुझसे बोला गया है इन दोनों को आपको यहाँ पर से लाइक मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस या डिवाइड करना है, जी। ठीक है ना, या एडिशन करना है, सपोज इनका प्लस करना है आपको, इनको दोनों को। तो अब मैं फॉर्मूला चला सकता हूँ। एक्सेल के अंदर फॉर्मूला हमेशा इक्वल्स के साइन से स्टार्ट होता है, ओके। राइट। हाँ जी, इक्वल के या फिर प्लस के साइन से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं नॉर्मली लिखूं 50 प्लस 90, तो इससे कुछ नहीं होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर मैं वही इक्वल्स टू 50 प्लस 90 ऐसे करके लिख देता हूँ मैं इस तरह से, क्योंकि फॉर्मूला, क्योंकि इक्वल से मैंने फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए फौरन वहां पे 140 यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आ गया 140 यहाँ पर? क्योंकि ये फॉर्मूला लग चुका है। लेकिन फॉर्मूला तो हमने चलाया है, देखो डबल क्लिक करके उसको फिर से एडिट भी कर सकते हो आप। बाहर क्लिक कर देंगे फिर से वो लग जाएगा, एंटर प्रेस कर दें तो फिर से वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लग तो गया, लेकिन क्या इसका इन दोनों से कोई रिलेशन है? सवाल ये यहाँ पर, क्योंकि 140 तो आंसर आ गया। यहाँ पर हमने 50 प्लस 90 किया था। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर 50 के बजाय यहाँ पर भी 90 कर देता हूँ, तो 90 प्लस 90 क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि इस फॉर्मूले का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है। ये सेल्फ फॉर्मूला कहलाता है, हमने खुद से लगा लिया, ठीक है ना। तो अब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे यूज ना करके मैं इक्वल लगाता हूँ, और मैं देखो इसका एड्रेस क्या था, पहले वाले का E1 था, उसका H1। मैं नॉर्मली इवन लिखूंगा कुछ नहीं होगा, देखिए, लेकिन इक्वल लगाने से फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है। तो इक्वल टू और फिर लिखूंगा E1, इवन करते देखिए ये इसने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मैंने इसको ले लिया है, राइट, उसको हाँ इंडिकेट कर लिया इसने। उसको मुझे एडिशन करना है उसका, मुझे किससे, H1 से। तो H1 दबाऊंगा मैं यहाँ पर से, तो E1 प्लस H1 हो गया यहाँ पर से, और एंटर का बटन दबाऊंगा, देखिए फौरन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से फौरन यहाँ पे 180 आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से, तो ठीक है 180 तो यहाँ पर आ गया, लेकिन अब सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये कि मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूँ, मैं 20 कर दूं फौरन 110 हो जाएगा, मैं यहाँ पे 50 कर दूं फौरन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हमने एड्रेस से उसके मतलब रखा है। आप जरूरी नहीं एक टाइम में एक ही चीज कर सकते हो, कितने भी फॉर्मूलाज आप लगा सकते हो। नीचे में माइनस कर देता हूँ, E1 माइनस H1, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, E1 मल्टीप्लाई H1, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर से, इक्वल्स टू H1, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऐसा मैंने यहाँ पर से E1 से। तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे 500 कर दिया, एंटर कर दिया, सारी की सारी चीजें वहां पर चेंज हो चुकी हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक और चीज भी चलती है, जैसे मैं एक लेट्स सपोज मैं एक फॉर्मूला चलाता हूँ, इक्वल टू लेट्स सपोज 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। लेकिन देखिए क्या आंसर आया, 8। क्यों आया 8? देखिए इसके अंदर भी बोर्ड मास चलता है, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है बोर्ड मास, राइट। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन, एक्सेल में नहीं बल्कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितनी भी होती हैं वो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो कैसे काम करती हैं, देखिए ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ को सॉल्व करती हैं वो, फिर सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो पहले मल्टीप्लीकेशन आ रहा है ना, एम आ रहा है पहले बोर्ड मास में, एम, तो मल्टीप्लीकेशन, फिर बाद में एडिशन। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि 2 प्लस 2 हो जाएगा और इधर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले इसने मल्टीप्लीकेशन किया, 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 सॉरी 4, राइट। जब 4 बन गया
तो जो 4 + 2 6, 6 + 2 8, इस तरह से आंसर आया है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 2 + 2 ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाइड बाय, फिर ब्रैकेट ओपन 2 + 2 ब्रैकेट क्लोज, अब क्या आंसर आने वाला है? अब 16 आएगा। अब 16 क्यों आएगा? बिकॉज ये ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ है ना यहाँ पे, सबसे पहले वो सॉल्व होगा, तो ये 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 बन जाएगा, और ये 2 + 2 भी 4 बन जाएगा, देन 4 × 4 16, और देखिए आंसर इस तरह से आएगा। तो बोर्ड मास का रूल भी इन सारे फॉर्मूलाज में जितने भी हम लोग लगाएंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग एक्सेल के अंदर करेंगे, उन सब में बोर्ड मास रूल भी वर्क करता है, चलता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है कैलकुलेशन को देखें, राइट? अदरवाइज कंफ्यूज होंगे, आप सोचेंगे कुछ और आंसर आना चाहिए, फिर ये कुछ और आंसर देगा। मैं टूल्स बताऊंगा कुछ आगे चल के, मैं टूल्स ऐसे बताऊंगा, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं फॉर्मूला कैसे 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 काम कर रहा है। हाँ जी, तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको, और ड्रैगिंग बताया मैंने, फॉर्मूलाज बताया आपको, ये तीनों सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स थे एक्सेल के, इंट्रोडक्शन था हर एक चीज का। अब मैं एक चीज और भी बताता हूँ, जो एक्सेल में हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं, शीट्स बनाते हैं हम लोग, क्योंकि एक्सेल जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो इसीलिए यूज होता है, हम लोग शीट्स बनाते हैं, किसी भी चीज की शीट हम लोग उसके अंदर प्रिपेयर करते हैं, कस्टमर शीट, क्लाइंट शीट, सेल्स शीट, और जो है मैनेजमेंट शीट, अटेंडेंस शीट, ये सब चीजें हम लोग बनाते हैं। तो आज हम लोग भी इसके अंदर एक छोटी सी शीट बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या कराएंगे, बेसिकली एक लाइक आप हम एज्यूम करेंगे, लेट्स सपोज आपका एक बिजनेस है होलसेल का, आप कोई प्रोडक्ट्स हैं जो होलसेल आप सेल करते हैं, तो आपको देखना है कि इस महीने मैंने कितने इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल किए, तो मैंने कितना अर्न किया है, मैंने कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, टैक्स पे करने के बाद मेरे पास क्या बचा है, ठीक है ना? इस तरह की हम लोग एक छोटी सी शीट बनाएंगे, उससे क्या होगा, कुछ फॉर्मुलाज भी आपके क्लियर होंगे, फॉर्मुलाज कैसे लगाए जाते हैं, किस किस तरह से काम करते हैं, उसके अंदर कुछ नई ट्रिक्स भी आपको पता चलेगी, और एक शीट भी बनानी आ जाएगी। शीट तो ज्यादा बड़ी नहीं है, बट स्टिल हम लोग उसको अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे, राइट? तो आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। सबसे पहले मैं इसके अंदर शीट बनाने के लिए अगेन सबसे पहले चीज लिखता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे सीरियल नंबर के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइटम नेम, जो हम लोग आइटम सेल करते हैं। आइटम नेम के कॉलम को छोटा कर देता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आइटम नेम, उसका मैंने यहाँ पर लिखा प्राइस, किस प्राइस में हम उसको सेल करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमने इस मंथ उसकी सेल करी है, ऐसा आप एक महीने की रिपोर्ट बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टोटल, क्या आपने उससे टोटल कितना अर्न किया। फिर आपने मैंने यहाँ पर लिख दिया जीएसटी, वैट या जीएसटी कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी आपने कितना दिया है, और कितना देने के बाद आपके पास फाइनल टोटल क्या बचा है, राइट? तो ये वाली शीट हम लोग बनाने वाले हैं, मैंने आपको हेडिंग्स बना दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और 2 लिखता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, और यहाँ से पकड़ने के बाद लेट्स सपोज मैं इसको 12 तक मैं इस तरह ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पर से। तो इस तरह से आप सीरियल नंबर लिखेंगे किसी भी चीज का। आइटम नेम में कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेट्स सपोज आप, मुझे कंप्यूटर के पार्ट ज्यादा याद है तो मैं वही लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माउस, आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन कुछ भी लिख सकते हो, मुझे कंप्यूटर के पास ज्यादा याद है तो मैं वही लिख देता हूँ, माउस, कीबोर्ड, एलईडी, स्कैनर, प्रिंटर, और हार्ड डिस्क, रैम, एसएमपीएस, और यूपीएस, सीपीयू, जॉयस्टिक एंड पेन ड्राइव। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक होता है, वो गेम खेलने के लिए आती है। प्राइस लाइक मैंने यहाँ पे 340 लिख दिया, इसका कीबोर्ड का प्राइस 560 लिख दिया मैंने यहाँ पे से, ये प्राइसेस मैंने डाल दिया। एलईडी का प्राइस 4500, स्कैनर का प्राइस भी 4500, लेट्स सपोज प्रिंटर का प्राइस 5600, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हैं, क्वांटिटीज कितनी कितनी सेल हुई है आपकी, लेट्स सपोज इसकी 123, इसकी 45, इसकी 25, इस तरह से मैंने सबकी क्वांटिटीज मैंने यहाँ पर डाल दी कि इतनी इतनी क्वांटिटीज आपकी सेल हुई हैं, राइट? तो अब आपको करना क्या है, इसका टोटल निकालना है आपको, कि टोटल, तो टोटल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरली मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें दोनों का एड्रेस पता होना चाहिए। इसका एड्रेस क्या है, C2, C2 और इसका एड्रेस है D2। D2 तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो इक्वल्स टू C2 मल्टीप्लाई D2, राइट? एंटर का बटन जैसे ही दबाऊंगा मैं यहाँ पर, देखिए फौरन यहाँ पर से आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर से।
क्या आपने जो माउस से टोटल 123 माउस सेल किए, जिससे 41,820 रुपीज आपने टोटल अर्न किया है। अब देखिए एक्सेल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको अब दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हर लाइन में फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाते रह जाएंगे। एक्सेल का फायदा क्या है फिर? एक्सेल जो बनाया गया आपके टाइम को सेव करने के लिए बनाया गया, इसीलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है ये। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने बस एक जगह फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से ड्रैग कर देना है उसको, यहाँ से पकड़ना है आपको और बस आपको खींच देना है इस तरह से नीचे तक ड्रैग कर देना है और सबका आंसर आ चुका है, राइट। तो कोई भी फॉर्मूला आपको बस एक बार लगाना पड़ेगा, आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, आप उसको पकड़ेंगे वहां पर से और खींच देंगे उसको, राइट। एक तरीका तो ये है कि आप सीधा ट्रैक कर दे। इससे भी मैं बड़ी ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए अभी तो कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास? 12,000 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं आपके पास, राइट। आपको 12 के बजाय 12,000 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं आपके पास, और 1 लाख प्रोडक्ट भी हो सकते हैं अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। तो अगर आपके पास 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं और आप इस तरह खींचेंगे तो देखिए आप सोचिए कितना टाइम लगेगा आपको। 12-13 इस तरह करते करते 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, 400 आएगा, 500, 600, 700, कोई भी कैलकुलेशन हमारी बहुत लंबी हो सकती है लाख्स में। और बड़ी कंपनीज में 1-2 लाख लोगों का डेटा होना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो नॉर्मली इतना होता है। तो अगर मैं इस तरह से इसको खींचूंगा तो बहुत टाइम लग सकता है, मुझे 10 मिनट लग जाएंगे ट्रैक करते करते नीचे तक, राइट। तो उससे भी बच सकता हूँ मैं। देखिए टैगिंग करने से लाखों का कैलकुलेशन मिनटों में हो गया, वो तो ठीक है, फायदा है। लेकिन उसको और भी ज्यादा आप कम कर सकते हो टाइम को। किस तरह से? आप यहाँ पर जाएं, जब ये प्लस का साइन आ जाए तो इसको पकड़ें, खींचे ना उसको, बस यहाँ पर जाएं, जब ये प्लस का साइन आ जाए इसको डबल क्लिक कर दें। क्या कर दें? डबल क्लिक कर दें। जैसे डबल क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर से, डबल क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे फौरन वो ड्रैग हो गया नीचे तक, समझ रहे हैं आप। और आपका बराबर में जहां तक डेटा होगा, चाहे वो 1 का हो, 1 लाख का हो, 1,000 का हो, जितना भी हो, अपने आप एक बारी में ही ड्रैग हो जाएगा, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जाए डबल क्लिक, सीधा हो गया ना आपसे फौरन। इस तरह से मिनटों में आपका काम हो जाएगा, सेकंडों में बल्कि। और उसके बाद आपका आ जाएगा जीएसटी। अगला सपोज आपको 41,823 जो है इसका आपको जीएसटी निकालना है, सपोज 18%। तो नॉर्मली हम लोग किसी चीज का 18% कैसा निकालते हैं? 18% या 20%, किसी भी चीज का परसेंट जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? हम लोग टोटल इनटू लाइक 18 डिवाइड अपॉन 100 ऐसे कर देना, जो भी हमारा है। तो लेट्स सपोज हमारा कितना है अभी, सॉरी 41,820, तो 41,820 जो भी होगा इनटू हम लोग 18 निकालना है अपॉन 100, यही कर देना हम लोग। तो यही चीज हम लोग वहां पे भी कर सकते हैं, ये पूरी चीजें हम लोग वहां पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, मुझे जीएसटी निकालना है तो इक्वल्स टू किसका निकालना है भाई? इस E2 का। तो वहां पे 41 लिखने की जरूरत नहीं, E2 उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इनटू लेट्स सपोज 18% या 12% जो भी निकालना है 18 और डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से आप एक बारी में कर देंगे, उसका 18% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ से पकड़ेंगे और इसको फिर से डबल क्लिक कर देंगे और इस तरह खींच देंगे, फौरन आंसर देखिए इसका आ जाएगा। कंट्रोल जी कर देंगे, वापस आ जाएंगे। तो फिर मैं वहीं से क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से पकड़ा इसको और देखिए एक तरीका तो ये है, देखिए आंसर कितना है 7527.6 इसका आंसर आया। एक तरीका तो ये, इससे आसान तरीका भी है। 18% अगर आपको निकालना है या 12% कुछ भी निकालना है, मतलब 1% में अमाउंट निकालना है आपको, तो दूसरा तरीका क्या है? आपको इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाइड बाई, आपको 18% निकालना था तो 18 लिखेंगे आप फिर से। लेकिन अभी आपने क्या किया? डिवाइड बाई 100 किया था, हम लोग वो नहीं करेंगे, 18 और परसेंट का साइन लिख देंगे यहाँ पे। E2 मल्टीप्लाई 18%, जैसे मैं एंटर का बटन दबाऊंगा देखिए वही आंसर सेम आ गया। आपको 5% निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे 5%, एंटर का बटन दबा देंगे तो 5% निकलता। 12%, 24%, 18% जो भी निकालना है आपको यहाँ से वो आ जाएगा यहाँ पे। अगर डिफरेंट डिफरेंट परसेंट पे निकालना होगा तभी तो फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप करना होगा। फिर तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप करना होगा, फिर और फॉर्मुलाज हैं, वो कैटेगरीज वगैरह बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट्स की। तो उससे क्या होगा, अपने आप उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को अलग देगा, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को अलग देगा। तो बड़े लेवल के फॉर्मुलाज होंगे, अभी तो मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है ना। अब फाइनल टोटल की बात करते हैं। लास्ट साउथ हमने क्या किया, जो है 41,000 रुपीज से हमने, मतलब 41,000 रुपीज का हमने रेवेन्यू जनरेट किया था माउस से। लेकिन हमको जो है ना इतना जीएसटी पे करना है, तो उसके बाद हमारा फाइनल रेवेन्यू क्या बचेगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो फाइनल रेवेन्यू आ जाएगा। तो माइनस कैसे करते हैं? इक्वल्स टू E2 माइनस, सीधे बस ठीक है F2 कर देंगे, बस ये हो गया। और यहाँ से पकड़ेंगे इसको भी ट्रैक कर देंगे, दैट्स सिंपल सी तरीके से हो गया। बल्कि
तो सीरियल नंबर, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, जीएसटी, फाइनल टोटल हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं अब लेट्स सपोज, अब मुझे एक काम और बोला गया है, मुझसे बोला गया नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल कीजिए और यहाँ पे जीएसटी का टोटल कीजिए और यहाँ पे क्या करना है, फाइनल टोटल करना है। मतलब इस पूरे कॉलम का टोटल यहाँ से यहाँ तक का मुझे यहाँ पे करना है, जीएसटी वाले पूरे कॉलम का टोटल मुझे यहाँ पे करना है और फाइनल टोटल का मुझे टोटल यहाँ पे करना है। आप लोग, आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग टोटल करने के लिए? आइडिया कोई? सम कर देते हैं। वेरी गुड, सम करते हैं। सम एक्सेल का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है, ठीक है ना। फंक्शन तो मतलब फंक्शन वो होता है जो बिल्ट इन होता है। फॉर्मूला जैसे हम लोग अभी लगा रहे थे, सब फॉर्मूलाज थे, ये बिल्ट इन नहीं थे, है ना। वो होता है फंक्शन। फंक्शंस मतलब जो फंक्शन भी फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे उसके साथ अगर आप ऑल्टरेशन करोगे कुछ तो फॉर्मूलाज बन जाते हैं। फिलहाल सम एक फंक्शन है, तो मैं इक्वल्स लगाऊंगा, वहीं पे लगाने के बाद मैं SUM सम लिखूंगा और मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जहां से स्टार्ट करना होता है मैं उसका एड्रेस लेते हैं। जैसे कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, E2 से करना है, तो E2 लिखूंगा मैं। और फिर मैं, कुछ लोग क्या गड़बड़ी करते हैं मालूम, प्लस लगाते हैं, प्लस लगाया और फिर लास्ट एड्रेस लिखते हैं जहां तक लिखना होता है, E13। तो पता क्या होगा, वो E2 प्लस E13 हो जाएगा। देखो आप, टोटल का आंसर नहीं आएगा, जो कि गलत है। 3 लाख आंसर आया इसका, तो जो गलत है बिल्कुल। तो आपको अगर पूरे कॉलम का टोटल करना है तो आप साइन प्लस नहीं लगाते, हम लोग वहां पर रेशो साइन लगाते हैं, मतलब कॉलन का साइन। देखिए दिखाता हूँ, E2 हो गया, वहां पर आप प्लस का साइन के बजाय ये कॉलन का साइन यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन होता है, शिफ्ट के साथ इसको दबाते हैं तो ये कॉलन है, ये सेमी कॉलन, ये कॉलन। तो हम लोग कॉलन वाला साइन लगाएंगे और लास्ट एड्रेस लिखेंगे E13। देखिए पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जब भी आप कॉलन का साइन लगाते हैं तो पूरा रेफरेंस ले लेता है वहां से वहां तक, और उसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे, ठीक है ना। वैसे आगे चल के मैं इन सब चीजों के शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। आप एक एक बटन दबाएंगे टोटल हो जाएगा, ना आपको सम लिखने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इन तीनों का लेसन पूरी रॉ का मुझे टोटल करना है, मैं एक बारी में पूरी रॉ का टोटल मिनटों सेकंडों में कर सकता हूँ। देखिए बस हो गई टोटल, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, अपने आप हर जगह फॉर्मूला लग गया, है ना। तो ये कैसे किया मैंने, ये आगे चल के बताऊंगा, शॉर्टकट्स लिख पाऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल आप मैनुअली करना सीखिए हर चीज को, काम को। अगर मैं शॉर्टकट आपको बता दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा सम काम कैसे करता है, ये वाली बात है। E2 कॉलन E13 और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। और नेक्स्ट लेना है आपने अगेन सम, ब्रैकेट ओपन किया आपने, F2 बीच में कॉलन डाला आपने, F13 डाला, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगला होता है यहाँ पे सम, ब्रैकेट ओपन किया आपने, G2 कॉलन G13 डाल दिया आपने, ब्रेक क्लोज कर दिया और एंटर का बटन दबा दिया आपने, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हमने इंट्रोडक्शन बता दिया मैंने आपको, ड्रैगिंग फॉर्मूलाज, और हमने यहाँ पर जीएसटी शीट बना दी, इसकी शीट, इसको बता देता हूँ जीएसटी शीट। एक और हम लोग शीट बनाने वाले हैं उसके अंदर, इसके अंदर उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी शीट, समझ रहे हैं आप? ओके। हाँ जी। इसमें भी यही होगा, जैसे अभी हम मेरा इसको, जो आपको मैंने जीएसटी शीट पढ़ाया उसको बताने का मकसद क्या था, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना भी बताया, मैंने यहाँ पर जीएसटी किस तरह से निकालते हैं वो भी बताया मैंने आपको, टोटल कैसे करते हैं वो भी बताया मैंने आपको। इसके अंदर ये सारी चीजें बताई गई इसके अंदर, सिर्फ आपको एक शीट बनाना सिखाया नहीं गया। इसी तरह सैलरी वाले में भी है, इसमें भी आप बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे जो आपको जनरली नहीं पता होगी। बाकी कैलकुलेशन तो इसी तरीके से होगा जैसे ये होता था। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं सबसे पहले अगेन लिखता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है ना। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद में नेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पर से एम्प्लॉय नेम, फिर कुछ चीजें लिखूंगा मैं एम्प्लॉय नेम के बाद, बेसिक सैलरी, फिर मैं लिखूंगा TA, DA, HRA, PF, देन लिखूंगा ग्रॉस सैलरी, फिर मैं लिखूंगा कैश इन हैंड। ये सब मालूम है क्या होता है आपको, TA, DA, HRA, PF? देखिए अभी बताता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा कुछ।
ये मैंने कुछ एम्प्लॉयज के नाम लिख दिए। मैं कुछ बेसिक सैलरीज लिख देता हूँ। जमाल की बेसिक सैलरी लेट्स सपोज 12,000 रुपीज़ है, इसकी 13,400 है, इसकी 15,600 है, इसकी 11,200 है, इसकी 17,600 है। इस तरह से मैंने इसकी 23,500। देखिए ये मैंने, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको कुछ जो सैलरी मिलती है, सपोज आपकी सैलरी कितनी है, 30,000 है, तो 30,000 आपकी एक्चुअल सैलरी नहीं होती। आपको सैलरी मिलती जो है 30,000 जो मिलती है, उसकी जो मेन सैलरी होती है तो कम होगी, 12,000, 10,000, 11,000, 15,000 होगी बेसिक सैलरी। कंपनी अलग से कुछ आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, उन सबको मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है ना। तो जैसे टीए की अगर बात करें, टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। जैसे कंपनी बेसिक सैलरी तो आपको, बेस सैलरी जो एक्चुअल सैलरी है वो तो आपको कितनी दे रही है, 12,000 रुपए दे रही है। ठीक है। फिर टीए देती है कंपनी, टीए लेट्स सपोज कितना देती है आपको, 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज कंपनी टीए देती है आपको। टीए मीन ट्रैवलिंग अलाउंस, ऑफिस आने जाने के लिए पैसा। कुछ कंपनी कैब प्रोवाइड करती है तो अब टीए नहीं देती फिर वो आपको, वगैरह वगैरह, इस तरह से होता है। अगली चीज होती है डीए। डीए का मतलब क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता बोलते हैं हिंदी में, जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है ना उसके लिए कुछ पैसे मिलते हैं कंपनी की तरफ से। जैसे बस 4,500 रुपीज आपको डीए मिलता है। फिर होता है आपका एचआरए। एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। कंपनी आपको कुछ किराए के पैसे देती है रहने के लिए, ठीक है ना। आपको जो है हाउस रेंट के पैसे देती है, आपके पास चाहे अपना घर हो, डजंट मैटर, वो आपको बेनिफिट्स देते हैं इस चीज का। सपोज आपको जो है 12,000 रुपए कंपनी ने एचआरए के दिए। फिर होता है पीएफ। पीएफ होता है आपका प्रोविडेंट फंड, जो आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट आपका 2-3 हजार 5,000 रुपए कटता रहता है हर महीने, और वो जुड़ता रहता है पीएफ के अकाउंट में। जब आप रिटायर होते हो या फिर जब आप जॉब छोड़ते हो फाइनली किसी कंपनी से, तब वो आपका पीएफ अमाउंट आपको मिलता है वापस। ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं पीएफ अमाउंट। तो पीएफ अमाउंट लेट्स सपोज आपको 3,500 रुपीज मिलता है। इन सबको मिला के जो टोटल सैलरी आपकी बैठी है, वो आपकी होती है ग्रॉस सैलरी। मतलब इसको सम अगर मैं कर दूं तो ये ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। ठीक है ना। अब कैश इन हैंड क्या होता है, क्योंकि आपकी ग्रॉस सैलरी तो ठीक है 38,000 रुपए है आपकी सैलरी, लेकिन 38,000 रुपए आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि पीएफ तो कटता रहेगा उसमें से। या और भी बहुत सारी चीजें होती है, ईएसआई होता है, मेडिकल होता है, इस तरह की चीजें कटती रहती हैं आपके उसमें, सैलरी में से मिलती नहीं है कुछ चीजें। तो मैं तो ज्यादा बिल्कुल परफेक्शन के साथ नहीं बनवा रहा हूँ इसको, तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसीलिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर, मैं कैश इन हैंड में क्या कर लूंगा, सिर्फ और सिर्फ टोटल में से, ग्रॉस में से माइनस कर लूंगा आपका पीएफ को, एंटर करूंगा यहाँ पे। तो आपकी जो एक्चुअल सैलरी हुई है वो इन हैंड सैलरी जो आपके हैंड में आती है, बिल्कुल अकाउंट में आती है कटने के बाद, वो 34,500 रुपए लेस सपोज आती है। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी हो गई। तो इस तरह से किसी भी कंपनी में सैलरी शीट बनाई जाती है। एक्चुअल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं। तो वो सब चीजें आप आगे चल के जो करना सीखोगे, किस तरह से बड़े बड़े कंडीशंस भी हम लोग उसके अंदर लगा सकते हैं। तो खैर मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ये। मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर, आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टीए, डीए, एचआरए, पीएफ। ये चीज लिखी हुई है, हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है। मुझे यहाँ पर ये लिखी हुई चाहिए, टीए, डीए, एचआरए, पीएफ वर्टिकली इस तरह से चाहिए। तो मैं क्या करूँ, या तो मैं क्या करूंगा, तीन चारों को लिखूंगा, टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, या फिर मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन कॉपी करके पेस्ट पता कैसे करना पड़ेगा मुझे, अकेले अलग अलग सबको। क्योंकि अगर मैं ऐसे करके कॉपी कर लूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ इसको, तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे तो चाहिए नहीं मुझे, तो मुझे तो वर्टिकल चाहिए, तो मुझे एक एक का कॉपी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जाके एक वर्ड को कॉपी करूंगा और यहाँ पर जाके पेस्ट कर लूंगा, फिर नेक्स्ट वर्ड को कॉपी करूंगा, फिर पेस्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट वर्ड को कॉपी करूंगा, फिर। तो इससे अच्छा तो मैं लिख ही लूंगा फिर ये भी। लेकिन मैं जो आपको चीज बताने वाला हूँ उसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। क्या करना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, या फिर वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में चेंज कर देना। वो बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल में चेंज कर देना, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग उस चीज को ट्रांसपोज, लेट्स सपोज टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, ये चारों चीजें मुझे मिली हैं। इसको मुझे, मैं पूरे को सेलेक्ट करूंगा और कॉपी कर लूंगा। मैं इसको राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, कॉपी कर लूंगा, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन होता है। मैं फिलहाल कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जहां पर मुझे ये चीज वर्टिकल में चाहिए वहां पर जाऊंगा, वहां पर जाकर पेस्ट नहीं करूंगा मैं इसको, वहां पर राइट क्लिक करूंगा। और राइट क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला ऑप्शन तो होता है पेस्ट का, लेकिन पेस्ट के नीचे भी एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, पेस्ट स्पेशल दिख रहा है ना आपको यहाँ पर से। तो इस पेस्ट स्पेशल पे से क्लिक कर लेना है मुझे, ऐसे क्लिक कर लेना है। क्लिक के बाद देखिए यहाँ पे से आपको लास्ट में एक बटन मिलेगा आपको ट्रांसपोज।
और बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, बाद में समझ में आएगा क्या चीजें हैं। आपको ये सब चीजें छोड़नी है, फिलहाल आपको ध्यान देना है ट्रांसपोज पे। ऐसे चेक लगा लेना कि मुझे पेस्ट तो करना है बट ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज पे क्लिक कर लिया आपने, और जैसे ही मैंने ओके का बटन दबाया तो जो डेटा यहाँ से यहाँ तक था फौरन डेटा, जो सॉरी यहाँ से यहाँ तक था, वो ऐसे आ गया फौरन, है ना। कितनी का बहुत काम की चीज है ये। देखिए क्या कर सकते हैं आप, सपोज आप आज आपको सैलरी शीट बनाने के लिए बोला गया, कल आपको क्या करना है, अटेंडेंस शीट बनानी है इनकी सारे लोगों की। तो क्या करना है आपको, इन सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा आपको, ये सारे नाम दोबारा मुझे वहां पर चाहिए। कैसे चाहिए मुझे, इस ऐसे चाहिए, इस वे में चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से सारे नाम लिखने पड़ जाएंगे, जो लोग अक्सर लोग करते हैं भी है, सब दोबारा दोबारा मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये नाम लीजिए यहाँ से यहाँ तक, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर चाहिए, यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट कीजिए। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल मिलेगा आपको, ट्रांसपोज और ओके का बटन दबाइए। देखिए उस सारे नाम जो नीचे ऐसे आ रहे थे, जो है वर्टिकल आ रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल आ गए आपके। तो ये मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसपोज बताया आपको इसके मैंने। तो अच्छा मैंने ट्रांसपोज कर दिया, क्यों किया है, बस इसके रेट लिखने के लिए, कितना कितना परसेंट होगा। टी ए लेट्स सपोज टी निकालना है मुझे, तो हम बोलेंगे टी ए जो होगा लेट्स सपोज यहाँ पर से 22% होगा जो आपका इसका बेसिक सैलरी का, सब कुछ बेसिक सैलरी से निकलेगा। डीए कितना होगा, हमने बोला डीए 18% होगा बेसिक सैलरी का। एचआरए कितना परसेंट होगा, हमने बोला एचआरए 44% होगा बेसिक सैलरी का। पीएफ कितना होगा, हमने बोला पीएफ आपका होगा 12% बेसिक सैलरी। इतने इतने परसेंट हमें ये निकालना है। जस्ट मैंने आपको ऐसी जो है बता दिया, आपको ट्रांसपोज करना भी आ गया इसके अंदर। अभी हम लोग कनेक्शन नहीं बनाएंगे, आगे चल के आपको कनेक्शन बनाना भी सिखाऊंगा। आप इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं सेल को, और यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही टीए निकलेगा। लेकिन वो तो आगे चल के चीज है, वो मैं आपको थोड़ा एडवांस में पहुंच जाएंगे तब बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल हम लोग इसको नॉर्मली करेंगे, ठीक है ना। इक्वल्स इक्वल्स टू C2, उसको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है भाई, 22% से। ये देखिए एंटर किया फौरन, यहाँ पर से उसका आंसर आ चुका है। यहाँ पर से, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, फौरन देखिए पूरे का आंसर आ चुका है। डीए निकालना है तो इक्वल्स टू दिस सेल C2 मल्टीप्लाइड बाई 18%, तो डीए निकल जाएगा यहाँ पर से। यहाँ से पकड़ेंगे आप और ड्रैग कर देंगे। एचआरए निकालना है इक्वल्स टू C2, उसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, और वहीं पे क्या निकालना है भाई, एचआरए 44% निकालना है आपको, और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पे एचआरए आ जाएगा। और पीएफ में जाएंगे हम लोग यहाँ पर से, तो C2 मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पर से 12%, पीएफ निकल जाएगा। यहाँ से पकड़ेंगे, उसको ड्रैग कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे उस पूरे का मुझे क्या करना है, टोटल करना है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। कहाँ से स्टार्ट करना है भाई, मुझे C2 से स्टार्ट करना है। C2 बीच में कॉलन का साइन डालेंगे और लास्ट एड्रेस ले लेंगे G2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। पूरे का ये ग्रॉस सैलरी आ गया है। इन हैंड कैसे निकालेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू H2, इसको माइनस कर देंगे G2 से, एंटर का बटन दबा देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या बता दिया आपको, सैलरी शीट पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक्चुअली आज तो मैंने आपकी बस क्लास स्टार्ट करवानी थी तो मैंने करवा दी बस, ठीक है ना। जी नेक्स्ट आप जो क्लास है आपकी, वो आप जो है आप सैटरडे को आपको छुट्टी रहती है, सैटरडे को? नहीं नहीं, सैटरडे को नहीं रहती, फ्राइडे रहेगी। फ्राइडे छुट्टी रहती है ना। देखिए ये फाइल और ये वीडियो जो मैं है आपको अपलोड करके आपको सेंड कर दूंगा अलग से, ठीक है ना। जी इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आजकल में ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग रखेंगे फिर फ्राइडे को और फिर संडे को, फ्राइडे संडे रखा करेंगे हम लोग क्लास, राइट, ठीक है। हमेशा। और नेक्स्ट क्लास आपकी वही तकरीबन पौने 2 घंटे की क्लास रखा करेंगे एटलीस्ट। ये तो बस मैंने आज आपको स्टार्ट करानी थी तो मैंने करा दिया, क्योंकि एक दो लोग और आने वाले हैं आपकी क्लास में, वो लोग आ नहीं पाए आज की वजह से। शायद नेक्स्ट क्लास से वो आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है। उनका एडमिशन वगैरह हो गए हैं शायद, अब देखिए वो क्या करते हैं। तो आपके साथ ही उनको बुला लूंगा बस। वो तो आज मैंने आपको स्टार्ट करा दिया था इसीलिए, बस नेक्स्ट ये वाली क्लास में उनको अलग से करा दूंगा एक बार, और फिर आपको मर्ज करके दोनों को फ्राइडे को क्लास स्टार्ट कराऊंगा। आपकी प्रॉपरली जो क्लास स्टार्ट होगी फ्राइडे को स्टार्ट होगी, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, तो ये वाली फाइल मैं आपको शाम को सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके। चलिए ठीक है, बाय, ठीक है। ओके।